हेलो गाइस। तो गाइस आज हम बात करेंगे पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स के बारे में। एक्चुअली जो पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स होता है उनको हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स के इफ़ेक्ट देखेंगे एक एक करके एक एक ऑर्गन के ऊपर। तो सबसे पहले हम स्टमक की बात करते हैं। जो स्टमक होता है हमारा, उसके ऊपर हमारे कौन से रिसेप्टर होते हैं। स्टमक जो होता है हमारे, उसके हमारे रिसेप्टर होते हैं, उसके ऊपर M1 रिसेप्टर। तो M1 रिसेप्टर क्या करता है, M1 रिसेप्टर जो होता है जब वो स्टिमुलेट होता है तो वो एसिड के सिक्रेशन को इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर एसिड का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। अगर हम M1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, एसिड सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो एसिड सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा तो हम इसको ब्लॉक कैसे करते हैं, इसको हम ड्रग्स देते हैं पेरेंजापिन और टेलेंजापिन। इनकी हेल्प से हम M1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, एसिड सिक्रेशन कम हो जाएगा। तो एसिड सिक्रेशन चाहिए कहाँ होता है, चाहिए कहाँ पर होता है हमें, एसिड सिक्रेशन कम हमें चाहिए होता है पेप्टिक अल्सर में। तो इसका इम्पोर्टेंट यूज है, इसका इंडिकेशन है कि हम पेप्टिक अल्सर में यूज कर सकते हैं पेरेंजापिन और टेलेंजापिन को। ये M1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। दूसरी बात करते हैं, क्या पेप्टिक अल्सर में हम एट्रोपिन को यूज कर सकते हैं। एक्चुअली एट्रोपिन जो होता है हमारा, जितने भी मस्कुलिन रिसेप्टर होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। तो एट्रोपिन M3 रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देता है। M3 रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं, M3 रिसेप्टर जो होते हैं हमारे GI ट्रैक्ट के ऊपर होते हैं। अगर M3 रिसेप्टर वहाँ पर ब्लॉक हो गया तो पेरिस्टाल्सिस डिक्रीज हो जाएगी। अगर पेरिस्टाल्सिस डिक्रीज जाएगा तो हमें गैस्ट्रिक एम्प्टी करने में दिक्कत हो जाएगी और हमारे जो पेप्टिक अल्सर होंगे उनको हील करने में भी डिले हो जाएगा। गैस्ट्रिक एम्प्टी में डिले हो जाएगा और पेप्टिक अल्सर में भी डिले हो जाएगा, क्योंकि M3 रिसेप्टर जो होते हैं वो हमारे स्मूथ मसल ऑफ GI ट्रैक्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए एट्रोपिन जो होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है हमारे पेप्टिक अल्सर में। तो दूसरे ऑर्गन की बात करते हैं। दूसरा ऑर्गन हमारा लाइक हार्ट। तो हार्ट जो होता है उसके ऊपर होते हैं हमारे M2 रिसेप्टर। अब हार्ट में M2 रिसेप्टर करता क्या है, जो हार्ट होता है उसमें M2 रिसेप्टर जो होता है वो हमारा जो हार्ट रेट होती है उसको कम करता है, जिसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है उसको भी कम करता है। तो यहाँ पर अगर हम M2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा और कंडक्शन बढ़ जाएगा। और इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है एट्रोपिन। अगर हम एट्रोपिन दे दें तो M2 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा, जिससे हार्ट रेट और कंडक्शन दोनों बढ़ जाएंगे। तो इसका यूज कहाँ पर करते हैं, इसका यूज करते हैं हम ब्रेडिकार्डिया में और AV ब्लॉक में। क्योंकि ब्रेडिकार्डिया में हमारी हार्ट रेट कम होती है, जब हम M2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये ट्रेकीकार्डिया भी कर सकता है। तो ना हम अगले ऑर्गन की बात करते हैं, ब्रोंकस। जो ब्रोंकस होता है उस पर होते हैं हमारे M3 रिसेप्टर। और यहाँ ब्रोंकस पे M3 रिसेप्टर करते क्या है, जो ब्रोंकस होता है उस पर M3 रिसेप्टर जो होता है वो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। जब M3 रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। अगर हम M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें तो क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा। तो इसके लिए कौन कौन से ड्रग्स यूज करते हैं, इसके लिए हम इपराट्रोपियम और टियोट्रोपियम यूज करते हैं। इपराट्रोपियम और टियोट्रोपियम में क्या डिफरेंस है, एक्चुअली इपराट्रोपियम जो है वो फास्ट एक्टिंग होता है, जबकि टियोट्रोपियम जो होता है वो लॉन्ग एक्टिंग होता है। इपराट्रोपियम जो होता है हमारा नॉन सेलेक्टिव मस्कुलिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, यानी M1 M2 M3 तीनों रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। जबकि हमारा टियोट्रोपियम जो होता है वो सेलेक्टिव होता है, वो M1 और M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, वो M2 रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करता है। अगर वो M2 रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करता है इसका मतलब वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं करता है। तो इपराट्रोपियम और टियोट्रोपियम का यूज हम करते कहाँ पर हैं, इपराट्रोपियम और टियोट्रोपियम का यूज हम करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में और COPD में। ब्रोंकियल अस्थमा और COPD में हमें क्या नीड होती है कि हम इपराट्रोपियम और टियोट्रोपियम का यूज करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर ब्रोंकियोडाइलेशन चाहिए होता है, वो ब्रोंकियोडाइलेशन करता है। और हमें पता है कि ब्रोंकियल अस्थमा में हमें ब्रोंकियोडाइलेशन चाहिए होता है, जिससे क्या हो, एयर आसानी से हमारे एयर पाथवे लंग्स तक जा सके और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लैडर की। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है उस पर हमारे कौन से रिसेप्टर होते हैं, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है उस पर होते हैं हमारे M3 रिसेप्टर। और ये M3 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होते हैं तो हमारा ब्लैडर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर हम यहाँ पर M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें
तो क्या होगा, जो हमारा ब्लैडर हो जाएगा वो रिलैक्स हो जाएगा। और इसको यहाँ पर ब्लॉक करने के लिए हमें कौन कौन से ड्रग चाहिए होते हैं, हमें यहाँ पर चाहिए होते हैं लाइक सुलेफेनासिन, ऑक्सीब्यूटाइनिन, फ्लेवोक्सेट, टोल्टेरोडीन, ट्रोस्पियम और डोरीफेनासिन। लगभग ये ड्रग्स चाहिए होते हैं। ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये ड्रग्स M3 रिसेप्टर को यहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ओवर एक्टिव ब्लैडर जो होता है ये उसमें हम यूज करते हैं। डेट्रोसन मसल इंस्टेबिलिटी जो होती है इसमें यूज कर सकते हैं। यूरिनरी रिटेंशन में यूज कर सकते हैं। जब ब्लैडर ज़्यादा काम करता है उसे बोलते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो यहाँ पर हम अगर ये ड्रग्स देंगे तो M3 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा और ब्लैडर की जो टोन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी और ब्लैडर रिलैक्स हो जाएगा। अगर डेट्रोसर मसल जो होगी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो ब्लैडर रिलैक्स हो जाएगा, जिससे उसकी कैपेसिटी वगैरह बढ़ जाएगी। अगर हम यहाँ बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, ये BHP में कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। इनमें से कोई भी ड्रग्स हम BHP में यूज नहीं करते हैं और इसका साइड इफ़ेक्ट है कि ड्राई माउथ काउज करता है, इसलिए हम ड्राई माउथ में इसका यूज नहीं करते हैं और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी साइड इफ़ेक्ट काउज करता है। अगली बात करते हैं हम ग्लैंड्स की। जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं उस पर कौन से रिसेप्टर होते हैं, हमारी ग्लैंड्स के ऊपर होते हैं M3 रिसेप्टर। M3 रिसेप्टर करते क्या है ग्लैंड्स में, जब ये M3 रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं ग्लैंड्स में तो इस सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज द सिक्रेशन। जब सिक्रेशन बढ़ जाएंगे तो हमें ज़रूरत क्या होती है, यहाँ पर हम M3 रिसेप्टर को जैसे ही ब्लॉक करते हैं तो सिक्रेशन कम हो जाते हैं। अगर यहाँ पर सिक्रेशन कम हो जाते हैं, हमें सिक्रेशन यहाँ पे एक्चुअली सिक्रेशन हमें कम कहाँ पे चाहिए होते हैं, जैसे ही हम किसी पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन से पहले हम उसको एनेस्थीसिया देते हैं, तो एनेस्थीसिया देने से पहले हम इनमें से कोई एक ड्रग्स दे देते हैं, एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट से। एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट से में से कोई भी एक ड्रग्स दे देते हैं, जिससे क्या होता है, इससे कि हमारे सिक्रेशन कम हो जाते हैं, लेकिन ये ड्राइनेस काउज करते हैं। तो एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन चिल्ड्रंस में, चिल्ड्रन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और ये स्वेटिंग को डिक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है, फीवर काउज होता है। अगर ये कंटिन्यू रहे ड्रग्स तो ये हाइपरथर्मिया भी काउज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ड्रग्स की बात करते हैं हम आई। जो आई होता है उस पर भी हमारा M3 रिसेप्टर होता है। अगर यहाँ पर M3 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाए तो क्या काउज करेगा, M3 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो यहाँ पर मियोसिस काउज करेगा। अगर हम यहाँ पर M3 रिसेप्टर जो होगा उसको ब्लॉक कर देंगे तो वो क्या करेगा, मिड्रियासिस काउज करेगा। और मिड्रियासिस हमें कहाँ कहाँ पर चाहिए होता है, जब हम फंडोस्कोपी करते हैं, रिफ्लेक्शन टेस्ट करते हैं तो हमें वहाँ पर मिड्रियासिस चाहिए होता है, यानी पिपिल जो होता है वो डायलेट चाहिए होता है, जिससे हम आई का और रेटिना का सही से एग्जामिन कर पाएँ। जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है हमारी एट्रोपिन, क्योंकि वो मैक्सिमम साइकोप्लाजिक एक्शन शो करती है। जो एडल्ट होते हैं उसमें हम टोपिकामाइड यूज करते हैं। टोपिकामाइड एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स है। तो यहाँ पर अगर हम ड्रग्स की बात करें तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं एट्रोपिन, हिम एट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड। इन ड्रग्स का हम यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें ये ड्रग्स कहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है लाइक एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में। और इनका साइड इफेक्ट है कि ये ब्लर विजन काउज करते हैं ड्यू टू साइक्लोप्लेजिया, और ये लॉस ऑफ एकोमोडेशन भी काउज करते हैं क्योंकि M3 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट की। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उस पे सारे रिसेप्टर होते हैं, सारे मस्कुरेनिक रिसेप्टर होते हैं M1 to M5। तो यहाँ पर अगर हम हायोसिन दे दें, स्कोपोलामीन दे दें तो ये बहुत हेल्पफुल होता है मोशन सिकनेस में। इसका यूज करते हैं हम प्रोफाइलैक्सिस ऑफ द मोशन सिकनेस।
हायोसिन को ही हम स्कोपोलामीन बोलते हैं, ये इसका ही दूसरा नाम है स्कोपोलामीन। और मोशन सिकनेस में हम इसको यूज कर सकते हैं। मोशन सिकनेस क्या होता है? मोशन सिकनेस जब प्रेग्नेंट वुमेन